जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के बारे में। क्लास 10th की एनसीईआरटीज़ को नंबर ऑफ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसे हम मिस करें। तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स इन कवरिंग द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक पज़ल है। तो पज़ल कुछ इस प्रकार है। इफ़ अ जिराफ हैज़ 2 eyes, a monkey has 2 eyes and an elephant has 2 eyes, how many eyes do we have? Your options are 3, 4, 1, 2। तो कोशिश करिए इस पज़ल को सॉल्व करने की। इट विल टेस्ट योर IQ। नीचे आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा ये हम लेक्चर के एंड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th की सीरीज को। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। मैच लिस्ट फर्स्ट, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, विद लिस्ट सेकंड, दैट इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। लिस्ट 1, power shared among different organs of government, power shared among governments at different levels, power shared by different social groups, power shared by 2 or more political parties. List 2, A, community government, B, separation of power, C, coalition government, D, federal government। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है एंड हेयर आर योर आंसर। ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। सो प्रेस द पॉज बटन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने अपना आंसर नीचे मेंशन कर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C का मतलब ये है कि आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑप्शन का जो करेक्ट मैच है दैट इज B। इसका मतलब पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसको सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर माना जाता है। राइट, आपको याद होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। सेकेंड है आपका पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, तो इसको कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। इफ़ देयर इज मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल। राइट, तो अगर केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो उसको हम यूनिटरी लेवल कहेंगे, और आपके अगर मल्टी लेवल हैं, ठीक है, मल्टी लेवल अगर आपके गवर्नमेंट है तो उसको हम फेडरल कहेंगे। जैसे इंडिया की केस में बात करें तो 3 लेवल होते हैं आपके, ठीक है, यूनियन, स्टेट और फिर नीचे आपके लोकल लेवल पर आपकी म्युनिसिपैलिटीज और आपकी पंचायत होती हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसको क्या कहा जाएगा? सो इट विल बी कंसीडर्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 10th की तो वहां पर बेल्जियम का और श्रीलंका का केस उन्होंने दिया है, तो वहां पे आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली अगर हम बेल्जियम की बात करें। ठीक, फिर है आपका फोर्थ ऑप्शन दैट इज पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे 2 भारत में अगर हम बात करें तो 2 फेमस कोलिशन है आपके। पहला है आपका एनडीए जो करेंटली आपका गवर्नमेंट में है, और दूसरा है आपका यूपीए। ठीक है, सो अभी आपकी एनडीए की गवर्नमेंट है और कांग्रेस के द्वारा जो लीड किया हुआ जो ग्रुप है दैट इज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड दिस इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राइट, तो ये क्या है, अगर इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बोलूँगा आपको, आप इस लेक्चर की स्पीड को 1.5 कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटीज कवर की हैं और आप इसे अगर रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हैं तो। और अगर आप पहली बार एनसीईआरटी कर रहे हैं और पहली बार आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसको 1.25 पे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम बचेगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग। तो ये क्वेश्चन है आपका पावर शेयरिंग के ऊपर, एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर 2
आपको स्टेटमेंट दी है और आपको बताना है कि सही कौन सी है और गलत कौन सी है। तो पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, डू यू एग्री विद दिस? क्या आपको लगता है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? सेकेंड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। Which of these statements are true and false? Your first option is A is true but B is false. Both A and B are true. C, both A and B are false. या फिर D option, A is false but B is true. Mention your answer in the comment box. देखते हैं आंसर क्या है इसका, और आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी and it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। So according to NCERT, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो NCERT क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल है ना, जो फाउंडेशन है, दैट इज पावर शेयरिंग। अब देखो ये थोड़ा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि चैलेंज कॉन्सेप्ट है। कई सारे ऐसे थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिनका ये मानना है और दे बिलीव इन सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर। उनका ये कहना है कि अगर आपका सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर होता है, राइट, तो कोई भी देश, कोई भी स्टेट को बेटर तरीके से चलाया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर में क्या होता है, आपका क्विक डिसीजन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पावर शेयरिंग करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप कर रहे हैं, राइट। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाएगा, राइट। तो इसका एक ड्रॉबैक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का आइडिया ही है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। तो जब हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी का आइडिया सपोर्ट करता है पावर शेयरिंग को, ताकि सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेशंस, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। तो अगर हम देखें सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर, कहीं ना कहीं उसके अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन when we talk about democracy, then definitely power sharing is one of the essential feature of democracy. You have to remember this. ठीक है? A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो NCERT बोलती है कि कोई भी legitimate government या कोई भी government legitimate तब है जब वहां के नागरिकों का participation होगा government में, right? And they will also participate in decision making. This is the idea behind democracy, that citizens should take part in decision making. ठीक है? Why power sharing is desirable? Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Right? आपने अगर NCERT पढ़ी है तो NCERT में जो केस दिया गया है वो बेल्जियम का केस दिया है, और बेल्जियम के केस में हमने देखा है कि किस तरह की सोसाइटी है बेल्जियम में, मिक्स्ड सोसाइटी है, राइट। कुछ लोग आपके जर्मन्स हैं, कुछ लोग आपके स्पेनिश हैं, राइट, कुछ पॉपुलेशन आपकी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर क्योंकि वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी काफ़ी डाइवर्स है, तो इन सब की अपनी एस्पिरेशंस होंगी, और अगर आपको इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, मैच करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। बट अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करते तो क्या होगा, देन देयर विल बी अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करते तो क्या होगा, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसका हमने एग्जांपल देखा था श्रीलंका, श्रीलंका दूसरा केस स्टडी है इसमें। तो वहां पे भी आपको किस तरह की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, आपको वहां पे सिन्हेलीज देखने को मिल रहे हैं, उसके अलावा आपको तमिल्स देखने को मिल रहे हैं। तमिल्स में भी दो तरह के तमिल्स थे आपके, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रिश्चियंस देखने को मिल रहे हैं वहां पर, राइट। तो यहां पे भी जो डेमोग्राफी है वो काफी डाइवर्स डेमोग्राफी है, तो इन सब के अपने एस्पिरेशंस हैं। बट
After independence in 1948, श्रीलंका chose to be a मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है दैट इज मेजोरिटेरियन. ठीक है, यानी जो मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी में कौन है वहां पे? श्रीलंकन्स मेजोरिटी में है, सिन्हलिस मेजोरिटी में है. तो उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म किया कि जो लोग मेजोरिटी में है उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहे हैं, या फिर जो लोग माइनॉरिटी में है उनके ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है माइनॉरिटीज़ के लिए, राइट. उनके फंडामेंटल राइट्स काफ़ी डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू मेजोरिटी. तो यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने पावर शेयरिंग नहीं किया. तो एक तरफ तो आपने पावर शेयरिंग किया है, बेल्जियम का एग्जाम्पल, और एक तरफ आपने पावर शेयरिंग नहीं किया है, यह है श्रीलंका का एग्जाम्पल. और आप दोनों जो कंट्रीज हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट बेल्जियम तो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, राइट. काफ़ी पीसफुल कंट्री है, ठीक है, काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन देश है ये. टेररिज्म ऑलमोस्ट नील है यहाँ पर. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंका तो चीज़ें फिर काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं, काफ़ी अपोजिट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू बेल्जियम. यहाँ पर आपने देखा होगा सिसिनिस्ट मूवमेंट चला था, दैट वाज लेड बाय LTTE, राइट. LTTE वाज लेड बाय प्रभाकरन. ठीक है, ये वही ग्रुप है, LTTE वही ग्रुप है जिसने राजीव गांधी की हत्या करी थी. ठीक है, जब आप इंडो श्रीलंकन रिलेशनशिप पढ़ेंगे अपने GS पेपर 2 में तब इसको काफ़ी डीपली हम कवर करेंगे. तो बेसिकली NCERT आपको क्या बता रहा है? NCERT आपको ये बता रहा है दैट द बेसिक एलिमेंट of democracy is power sharing. If you are not sharing the power, then there is very high possibility that your country will be in a state of conflict. The conflict like we saw in Sri Lanka, right? The conflict we normally observe in Jammu Kashmir. क्योंकि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या हुआ इनिशियली, वहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो वहां पे अप्सा की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो अलग अलग वेरियस रीजंस हैं हालांकि इस मोडस ऑपरेंडी को अपनाने के, बट वेयर एवर यू सी द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देयर विल बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेडरल इन नेचर. Second statement, no country in South America has adopted the federal form of government till date. तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से. पहला है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेडरल इन नेचर. इस संसार में, इस दुनिया में ज़्यादा कंट्रीज जो हैं, मोस्टली जो कंट्रीज हैं उन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है. क्या ये बात सही है? दूसरा, नो कंट्री इन साउथ अमेरिका हैज अडॉप्टेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टिल डेट. साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर जितने भी देश हैं अभी तक किसी भी देश ने वहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, इंप्लीमेंट नहीं किया है. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ और डी है नन. प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट. अच्छा खासा सोचो, राइट. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. इट इज नॉट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, हाउएवर इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बट स्टिल जब आप NCERT पढ़ रहे होंगे तो NCERT में एक मैप दिया हुआ था, तो जिन लोगों ने उस मैप को अच्छे से देखा होगा ना वो लोग इस आंसर को ठीक से कर पाएंगे. और वो लोग भी जो काफ़ी टाइम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो MCQs, एलिमिनेशन मेथड, सो एंड सो फोर्थ आप कर सकते हैं इसको. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज डी. इसका मतलब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, राइट. दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है. अब देखते हैं ऐसा कैसे, तो एक एक करके बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेडरल इन नेचर. अब मैं इस मैप की बात कर रहा था, ठीक है. तो ये आपका मैप है जहां पे आपको दिखाया गया है कहां कहां पर फेडरलिज्म है. तो आप देखो, ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ 193 कंट्रीज ओनली 25 कंट्रीज follow the federalism, the federal structure. तो इसका मतलब most of the countries do not follow the federal structure. ठीक है, most of the countries do not follow. ठीक है, स्टेटमेंट क्या था? They follow. और फैक्ट क्या है? That they do not follow federal structure. तो ये आपको यहां से देखने को मिलता है. ठीक, उसके बाद अगर आप ये देखो, ये आपका साउथ अमेरिका,
तो मैंने आपसे पूछा था कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अभी तक किसी भी देश ने फेडरल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट नहीं किया है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप देख सकते हैं ब्राजील में आपको ये देखने को मिलता है, राइट, अर्जेंटीना में आपको ये देखने को मिलता है, वेनेजुएला में आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर दी 3 बिग कंट्रीज वेयर दे फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, डन। तो इसका मतलब आपकी दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, और पहली स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ठीक है, तो एक बार पॉज करें और इस मैप को अच्छे से देख लो। 30-40 सेकंड आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करने के लिए है। ये आपके पूरे ग्लोब है और इस ग्लोब में ये जो रेड वाला पार्ट है ये वो दर्शाता है जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। अब उसका ना डिग्री ऑफ फेडरलिज्म डिफरेंट हो सकता है। अमेरिका का डिग्री ऑफ फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ठीक है, रशिया का फिर कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, ऑस्ट्रेलिया का फिर थोड़ा ज़्यादा है। तो फेडरल स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहे हैं, बट दैट फेडरल स्ट्रक्चर इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो उसकी स्पिरिट है वैसे फॉलो नहीं होता है। डिग्री ऑफ फेडरलिज्म डिफर इन एवरी कंट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In a federal system, the central government cannot ask state governments to do something. Second option, state governments in federal system are not answerable to the central government. So again, press the pause button, think about it. Logic भी लगा सकते हैं, however ये clearly mention है आपके NCERT में. So write your answer in the comment box. Let's see what is the right answer, and the right answer is option C. इसका मतलब both the statements are correct. तो when we are talking about federal system, the central government cannot ask state government to do something. अब देखो यार, कई लोगों को ना confusion हुआ होगा कि एक तरफ तो सर आप बोल रहे हो कि federal system भारत में भी है, ठीक है, भारत में federal system है, और आप फिर ये बोल रहे हो कि जो यूनियन है वो स्टेट को किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, लेकिन इंडिया में तो देती है। ठीक है, तो आपने समझना ये है कि हम अभी इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल सिस्टम। तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फेडरल सिस्टम में होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, राइट। और जो प्योर फेडरल सिस्टम होगा ना, वहां पर आपके स्टेट्स के पास अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होंगी और यूनियन के पास अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होंगी। एंड यूनियन कैन नॉट आस्क स्टेट टू डू समथिंग, यूनियन नहीं बोल सकता। ये हम बात कर रहे हैं आइडियल फेडरल सिस्टम की, जो आइडिया है, आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम, राइट। तो ये डिग्री ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि डिग्री ऑफ फेडरलिज्म डिफरेंट हो जाता है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में आपका यूनियन है और उसके बाद आपके स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा पावर्स आपकी किसके पास है, स्टेट के पास है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बहुत अच्छे से हो रखा है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी S1, S2, S3 अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं दे रखी है स्टेट्स को, लेकिन दे रखी है, इसलिए हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया फॉलोज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उस लेवल पर नहीं दे रखी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो डिग्री ऑफ फेडरलिज्म डिफर्स, ठीक। तो यहां पर हम डिग्री ऑफ फेडरलिज्म के बारे में या इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यहां पर हम बात कर रहे थे फेडरल सिस्टम के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स इन फेडरल सिस्टम आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी पावर्स स्टेट के पास है एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट आंसरेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और एग्जैक्टली ये बातें कहाँ पर लिखी हैं, आपकी एनसीईआरटीज में लिखी हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं यूनिटरी सिस्टम की। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया, यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, आपका केवल सिंगल सिस्टम होगा, वन सिस्टम काम करेगा, यूनियन सिस्टम काम करेगा, और वो क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट सिस्टम्स को नीचे प्लेस कर देगा, राइट। यानी जैसे आपका यूनियन टेरिटरीज होती है ना, तो यूनियन टेरिटरीज जो है वो कौन हेड करता है, उसको प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, यूनियन के अंडर होता है वो। लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली जाके थोड़ी हेड करता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रख लेता है। तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या वो सेपरेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं,
वो सेपरेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो सबऑर्डिनेट है आपकी यूनियन गवर्नमेंट का। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को भी हम यूनिटरी सिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेंटर है ना, सेंटर का और यूनियन टेरिटरीज का जो रिलेशन होता है वो यूनिटरी रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही काम कर रहा है और जो व्यक्ति यूनियन टेरिटरी को हेड कर रहा है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही क्यों ना हो, ही इज सबऑर्डिनेट टू सेंटर। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो ये जो रिलेशनशिप है ये फेडरल रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है। फिर स्टेट के अंदर आपको पंचायत भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करेगा या उसकी सब यूनिट्स काम करेंगे या सबऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम में क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, और यही आपके क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट भी थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ये हम बात कर रहे हैं प्योर फेडरल सिस्टम की। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है इन प्योर फेडरल सिस्टम, ठीक। इसके अलावा कुछ और फीचर्स देख लेते हैं फेडरलिज्म के जो आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होना ही होगा अगर हम किसी भी सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। जैसे इंडिया में है, यूनियन का अपना जुरिस्डिक्शन है, राइट। शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो नागरिक तो सेम है, हम ही सेम है, लेकिन हमसे जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे अधिकार जो है वो डिवाइडेड है, उसमें राइट्स डिवाइडेड हैं। कुछ राइट्स यूनियन के हैं, कुछ स्टेट के हैं, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक। इसके अलावा इनके जो राइट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, जो जुरिस्डिक्शन होता है, दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत क्लियरली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसका क्या अधिकार है, पुलिस किसके अधीन होगी, राइट। सेंटर गवर्नमेंट कानून बनाएगा कि स्टेट बनाएगा, हॉस्पिटल्स किसके अंडर आएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके अंडर आएगा। तो ये सारी बातें मेंशन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एंड दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, ठीक है। तो जो भी बातें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और वो रिलेटेड है आपके फेडरलिज्म से, यानी पावर शेयरिंग से, अगर वो रिलेटेड है द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो वो जो रिलेशनशिप है उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता यूनिलेटरी। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई कानून बना के केंद्र के साथ यानी सेंटर के साथ अपने रिलेशन को चेंज कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सेंटर कोई लॉ पास करता है पार्लियामेंट में और स्टेट के साथ अपने रिलेशन को चेंज करता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी यूनिलेटरली नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या किया जाएगा, यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना होगा और आपको पार्लियामेंट में भी उस लॉ को पास करवाना पड़ेगा। और अगर इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन किसके पास है, जुडिशरी के पास है, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात अगर लिखी है और उसमें कंफ्यूजन है कि उसमें सेंटर की पावर है या स्टेट की पावर है या कॉन्करेंट लिस्ट में उसे आना चाहिए, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन करेगा वो जुडिशरी करेगी, राइट। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी सेंटर गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी, पंचायत कौन सा टैक्स लगा सकती है, म्यूनिसिपैलिटी कौन सा टैक्स लगा सकती है, ये भी आपका क्लियरली आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेफगार्ड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, ये आपके मीन्स में लिखने के लिए आपको मिलता है। फेडरल सिस्टम जो है उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, राइट। तो आपने क्या किया, आपने पावर शेयर जब किया, यू मेट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल और एटलीस्ट यू ट्राई टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, तो वो लोग क्या करेंगे, वो सेशनिस्ट मूवमेंट नहीं करेंगे जैसे एलटीटी ने श्रीलंका में किया था। तो आपके लिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरल सिस्टम का, दैट यू हैव अ यूनिफाइड कंट्री। इसके अलावा टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, इंडिया की ही हम बात कर लें तो डिफरेंट कल्चर हो जाता है यहाँ पर, राइट।
एक कहावत भी आपने सुनी होगी, भारत में हर कोस बदले पानी और हर 4 कोस बदले वानी, ऐसा कुछ करके कहा जाता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो भारत में आप जाते हैं तो विद इन 4-5 किलोमीटर्स आप जाएंगे तो लैंग्वेज में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। पानी बदल जाता है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपने यहाँ पर। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देख लें तो कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, गुजरात का देख लें तो कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, साउथ इंडिया, राइट। तो बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस you have certain diversity, you have certain aspirations, you have certain ambitions, तो उनको accommodate कर सकता है केवल और केवल फेडरल सिस्टम। अगर आप यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये accommodation नहीं हो पाएगा, और जब ये accommodation नहीं हो पाएगा तो पावर शेयरिंग नहीं होगा, जब पावर शेयरिंग नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपकी जो यूनिटी ऑफ द कंट्री है वो कहीं ना कहीं खतरे में रहेगी, उसको काफ़ी रिस्क रहेगा। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which among of the following statements is or are correct regarding types of federalism? तो आपको अब बताना है types of federalism के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, in holding together federation, central government tends to have more powers with respect to state. Second statement, in coming together federation, the states have equal powers and are strong as the central government. Third statement, India is the example of holding together federation. Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 3 only, all of the above. Press the button, think about it very carefully. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, सोचो, एंड देन मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं ये होता क्या है। ओके, सो जब हम बात करते हैं आपकी पहली स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट बात कर रही है आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल लें, तो अमेरिका में हुआ ये कि जितने भी उनके स्टेट्स थे, ठीक है, वो सब के सब क्या करते हैं, एक फेडरेशन फॉर्म करते हैं। ये सारे स्टेट मिलते हैं और एक फेडरेशन फॉर्म करते हैं, राइट। यानी ये क्या करेंगे, ये अपनी अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या हो रहा है, सरेंडर, या फिर नॉट सरेंडर आप कह सकते हो, बट सरेंडर भी कह सकते हो। सरेंडर और पूलिंग मतलब एक साथ अपनी सोवरेनिटी को आप क्या कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स देवर सोवरेन बिफोर, और फिर बाद में ये सब मिलते हैं, और मिलने के बाद ये क्या करते हैं, एक फेडरेशन तैयार करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, कमिंग टुगेदर, ये सब लोग आपस में मिल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल है आपका यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। समझ में आया? यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं बहुत सारे, और वो आपस में मिलकर एक बड़ा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, एक बड़ा सोवरेन स्टेट बनाते हैं, राइट। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि आपके जो स्टेट्स हैं ना, स्टेट्स जो हैं उनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि उनको सही तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सके। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेट जाकर एक फेडरेशन तैयार कर रहे हैं, मिलकर एक फेडरेशन तैयार कर रहे हैं। समझ में आया? एक तरफ तो 4-5 स्टेट गए और उन्होंने मिलकर जो है एक फेडरेशन तैयार किया। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि आपकी पहले से एक आइडेंटिटी है, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप उसको डिवाइड कर रहे हैं और आप नए स्टेट्स को फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर पहले स्टेट्स नहीं थे, यहां पर तो पहले से स्टेट्स हैं, यहां पर पहले से स्टेट्स नहीं है। यू क्रिएटेड स्टेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर आपका फेडरलिज्म क्या होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। what you are trying to hold the states, you are trying to hold the territories of your country, of your nation, ठीक है। तो यहां पे आप होल्ड कर रहे हैं और यहां पे लोग मिल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके अलावा स्पेन इसका एक एग्जांपल है, बेल्जियम इसका एक एग्जांपल है,
ठीक है। सो इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू हैव मोर पावर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर यही तो है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। क्यों ज्यादा पावर है? क्योंकि वो होल्ड कर रहा है सबको, उसको होल्ड करके रखना पड़ रहा है सबको। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स इन फेडरल सिस्टम आर नॉट आंसर। एक सेकेंड, ये हो गया था क्या? हाँ, ये वाला करना था ना हमको। ओके ठीक है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म कर रहे थे हम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू हैव मोर पावर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, तो ये तो है यहाँ पर। ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा? होल्डिंग टुगेदर में यही होगा कि हम स्टेट्स को होल्ड करके रखेंगे, सेंटर होल्ड करके रखेगा, इसलिए उसको सेंटर को ज्यादा पावर चाहिए। इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन द स्टेट्स हैव इक्वल पावर। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनको इक्वल पावर है, राइट। इक्वल पावर क्यों है? इक्वल पावर इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे जब गए थे तो अलग अलग सोवरेन ये हुआ करते थे, जाके इन्होंने अपनी सोवरेनिटी को पूल कर दिया, तो दे आर इन इक्वल फुटिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो स्टेट्स आर नॉट एट इक्वल फुटिंग एज कंपेयर टू योर यूनियन, राइट। दूसरा, इनकमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। तीसरा, इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअरी पावर्स आर गिवन टू, योर ऑप्शंस आर नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 3 पार्लियामेंट, नंबर 4 यूनियन गवर्नमेंट। प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है? तो पहले तो समझो ये है क्या। तो देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ना शेड्यूल होता है, ठीक है भाई। कौन सा शेड्यूल? 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में आपको देखने को मिलता है क्या? यूनियन पावर या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फिर आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे होंगे जिसके ऊपर लॉ बनाएगा कौन? यूनियन। स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे होंगे, वो सब्जेक्ट होंगे जिसके ऊपर कौन बनाएगा लॉ? स्टेट। कॉन्करेंट में वो होंगे जिसके ऊपर आपका यूनियन प्लस स्टेट दोनों बना सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? यूनियन का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। तो यहां पर तो यूनियन है, यहां पर स्टेट है और यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट है। इसका मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो मुद्दा होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। लेकिन मान लेते हैं सेंटर ने एक्स कानून बनाया, स्टेट ने वाई कानून बनाया, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। जब दोनों के बीच में झगड़ा चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि केंद्र का यानी सेंटर का डिसीजन माना जाएगा, उसका लॉ माना जाएगा। इनके अलावा एक और लिस्ट होती है जिसको कहा जाता है रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी पावर्स। अब इसका क्या मतलब हो गया यार? देखो, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, इम्प्लीमेंट हुआ, तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया। तो उस वक्त की जो सिचुएशंस थी और 2021 में जो सिचुएशंस हैं, ऑब्वियसली उसमें काफ़ी डिफरेंस आया होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट, ठीक है, साइबर क्राइम। तो भाई 1950 में तो साइबर क्राइम नहीं रहा होगा, कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, राइट। तो जब पहली बार इस तरह का कोई क्राइम आया होगा तो ये कौन सी लिस्ट में जाएगा? यूनियन में जाएगा, स्टेट में जाएगा कि कॉन्करेंट में जाएगा? तो ये तो डिसाइडेड नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपकी रेसिडुअरी पावर्स में। तो रेसिडुअरी पावर्स वो पावर्स हैं जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। यानी ना तो उन्हें यूनियन लिस्ट में डाला गया, ना स्टेट में डाला गया, ना कॉन्करेंट में डाला गया। तो रेसिडुअरी पावर्स वो हैं जो कि कहीं नहीं है और कुछ वक्त के लिए ये कहीं है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है? क्या ये प्रेसिडेंट के पास होती हैं, क्या ये पार्लियामेंट के पास होती हैं, या फिर ये यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं? आई होप अब तक तो आपने अपने आंसर लिख लिया होगा। देखते हैं राइट आंसर। द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट, इसका मतलब यूनियन लिस्ट यानी सेंटर गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी, ठीक है। कहां पर लिखा है भैया? ये लिखा है आपका यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिडुअरी सब्जेक्ट। वही मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे आपके साइबर क्राइम हो गया, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कहीं नहीं थे। तो जब कहीं नहीं थे तो सबसे पहले उसको कौन टैकल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट टैकल करेगा, एंड देन पार्लियामेंट विल डिसाइड,
कि भैया इसको यूनियन लिस्ट में डालना है कि स्टेट लिस्ट में डालना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है। लेकिन जब तक कहीं नहीं डाला है तब तक ये रेसिडुअरी में है, और जब तक ये कहीं नहीं डाला है तब तक इसके ऊपर यूनियन कानून बनाएगा, यूनियन इसका ध्यान रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Second statement, the subjects like police, trade, marriage and irrigation comes under state list. फिर से बोल रहा हूँ, the distribution of power between the center and the state is the part of the basic structure of Indian Constitution. Second है आपका, the subjects like police, trade, marriage and irrigation comes under state list. Your options are one only, two only, both, none. Think about it. Press the pause button. नीचे आंसर लिखें अपना। Let's see what is the right answer, and the right answer is option number B. Option number B ठीक है, नहीं सॉरी इनकरेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी कि गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा था आपसे, ये ध्यान रखना है, आपने गलत पूछा था सेकंड ओनली। तो पहली स्टेटमेंट क्यों सही है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है भाई। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोला क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था? 1973 में आया था। कौन से केस में आया था? केशवानंदा भारती केस में आया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो पहला तो स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, बिल्कुल ठीक है भाई। ट्रेड, मैरिज एंड इरिगेशन कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। क्या ये स्टेट लिस्ट में आते हैं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग शेड्यूल 7 देखेंगे और बहुत जल्दी शेड्यूल 7 को कवर करेंगे। लेट्स सी शेड्यूल 7 में कौन से वो टॉपिक हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट में है, कौन से वो टॉपिक हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है और कौन से वो टॉपिक हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि मैरिज जो है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बाकी तो सब ठीक था। पुलिस आपका स्टेट लिस्ट में है, ट्रेड आपका स्टेट लिस्ट में है, इरिगेशन आपका स्टेट लिस्ट में है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज, इनफैक्ट मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है, शादी करना है या तलाक करना है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा और स्टेट भी बना सकता है। एक जैसे बना दिए तो ठीक, अगर एक जैसे नहीं बनाए और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सेंटर के पास ज़्यादा अधिकार है। ठीक है, सो ये है आपका आंसर बी, यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत था। राइट, तो एक एक करके देख लेते हैं। मैरिज कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मैरिज आपको कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। 7th शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। व्हाट आई विल डू, मैं इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस लिस्ट को जारी किया है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा कीड़ा है पढ़ने का और ज़्यादा डीप में आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको उस PDF का। उस PDF में जाना और गो थ्रू द लिस्ट की किस लिस्ट में क्या लिखा है। सो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 246। तो आपको ये भी याद रखना है, आर्टिकल 246 किसके बारे में बात करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करता है। कौन से मुद्दे सेंटर में हैं, कौन से स्टेट में हैं और कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज मेंशन इन योर 7th शेड्यूल। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो मेंशन इन आर्टिकल 246। पहले बात करेंगे यूनियन लिस्ट की, यानी वो लिस्ट जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो इंपॉर्टेंट है डिफेंस ऑफ इंडिया, राइट, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, राइट। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे अभी इलेक्शन हो रहे थे आपके बंगाल में, ठीक है, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए CRPF भेजी गई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भेजी गई थी। तो ये जो CRPF है ना, ये किसके अंडर काम करेगी? ये यूनियन के अंडर काम करेगी, सेंटर के अंडर काम करेगी। लेकिन वहां पर जो स्टेट पुलिस है वो किसके अंडर काम करेगी? वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। इसका मतलब अगर किसी स्टेट में भी आपकी डिफेंस फोर्सेस जाती हैं, कुछ वक्त के लिए डिप्लॉयड होती हैं, तो उस थोड़े से वक्त के लिए भी वो किसकी लिस्ट में आएंगी? यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में आएंगी। ठीक है,
इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे, मुझसे किसी ने पूछा था या फिर शायद टेस्ट सीरीज में था कि ये जो कैंटोनमेंट एरियाज जो होते हैं ये किस में आते हैं, तो आपको याद रखना है ये भी आपका यूनियन लिस्ट में आता है। नॉट ओनली कैंटोनमेंट एरियाज बल्कि उनका जो सेल्फ गवर्नमेंट होता है, यानी कैंटोनमेंट का हेड कौन होगा, चीफ कौन होगा, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ये भी आपका यूनियन लिस्ट में आता है, राइट। सो कैंटोनमेंट की अथॉरिटीज क्या है, उनसे रिलेटेड हाउस एकोमोडेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर अंडर यूनियन लिस्ट। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी है, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, कोई भी मिनरल रिसोर्सेज जो कि एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, तो ये किसके अंडर आएगा, स्टेट, ये आएगा आपके यूनियन के अंडर। सीबीआई आपका यूनियन के अंडर आएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर किसी ऐसे रीजंस के लिए जो कि डिफेंस से या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तब आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हो तो वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आएगा। फॉरेन अफेयर्स हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट, लाइट हाउसेज हो गए, राइट, लाइट हाउसेज फॉर एग्जाम्पल आपकी वाटर बॉडीज हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शंस के लिए आप लाइट हाउसेज बनाते हो, तो ये भी आपका किसके अंडर आएगा, यूनियन के अंडर आएगा। पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से वाले पोर्ट्स, मेजर पोर्ट, जो बड़े पोर्ट होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, वो यूनियन के अंडर आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेजर पोर्ट्स, बड़े वाले पोर्ट जो हैं वो यूनियन के अंडर आते हैं। हाउएवर स्टेट्स कैन ऑल्सो डेवलप देयर ओन पोर्ट्स बट द मेजर पोर्ट्स विल कम अंडर यूनियन, ठीक है। एयरवेज यूनियन के अंडर आएगा, स्टेट के अपनी एयरलाइंस नहीं होती हैं, एयरवेज जो है ये यूनियन का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट वगैरह, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल विल कम अंडर यूनियन गवर्नमेंट, राइट। लॉटरीज जो होती हैं वो आती हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कोई भी अगर लॉटरी लग रही है, लॉटरीज अगर लग रही हैं तो वो किसके अंडर आएंगी, यूनियन के अंडर आएंगी। यूनियन कानून बनाएगा उसके ऊपर, चाहे वो लॉटरी यूनियन निकाल रहा है चाहे स्टेट निकाल रहा है। अगर स्टेट अपने लिए भी, अपने स्टेट में भी जो है लॉटरी लग रही है, निकल रही है, तो भी उसके कानून कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बैटिंग की, जब हम बात करते हैं सट्टेबाजी की, तो फिर वो स्टेट के अंडर आ जाता है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह वगैरह, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये भी आपका केंद्र के अंदर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ लेबर ये किसके अंडर आएगा, ये सेंटर के अंडर आएगा, सेंटर कानून बनाएगा इसके ऊपर। इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उत्तराखंड और यूपी के बीच में कोई नदी है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी कानून कौन बनाएगा, इसके ऊपर भी यूनियन को अधिकार है कानून बनाने का, राइट, ठीक है। तो आपको याद रखना है वाटर जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन रिवर जो है वो यूनियन का सब्जेक्ट होता है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। वाटर राज्य का सब्जेक्ट होगा, लेकिन रिवर जो है ये यूनियन का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स, ये किसका सब्जेक्ट होगा, यूनियन। यानी भारत की जो रेखा होगी, टेरिटोरियल वाटर्स की जो समुद्री रेखा होगी, बॉर्डर होगा, उसके बाहर अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए केंद्र कानून बनाएगा, राइट। इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनियन बनाएगा इसके ऊपर कानून, ठीक है। एक स्टेट से यानी बिहार से अगर कोई दिल्ली जा रहा है तो उनका इंटर स्टेट माइग्रेशन, इनफैक्ट उनका क्वारंटाइन, जैसे अभी आजकल हम देख रहे हैं कोरोना फेज में क्वारंटाइन वर्ड काफ़ी ज़्यादा एक बज़ वर्ड बन चुका है, तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले आपसे कि इंटर स्टेट क्वारंटाइन किसके अंडर आएगा, तो यूनियन के अंडर आएगा, राइट। जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो पॉज कर लेना और पढ़ लेना उनको, वो मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि ये तो डेफिनेटली यूनियन में ही आएगा। एस्टेट ड्यूटी, तो एस्टेट ड्यूटी क्या होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, तो वो ड्यूटी अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो बाकी लैंड होता है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी, जो टैक्सेस लगेंगे, उसको कौन लगाएगा, यूनियन लगाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो प्रॉपर्टी के ऊपर या आपके एस्टेट के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको लगाएगा यूनियन, ठीक है। इसके अलावा सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, यानी रामलाल की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी श्यामलाल उसके बेटे के पास जा रही है, तो इसमें भी अगर कोई टैक्स लगेगा तो वो टैक्स कौन लगाएगा, सेंटर लगाएगा, यूनियन लगाएगा। लेकिन अगर रामलाल जो है वो किसान है, ठीक है, किसान जैम है, किसान जैम नहीं है, मतलब किसान है, बोले तो फार्मर है, और फिर श्यामलाल को पास वो ज़मीन जा रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगाएगा यूनियन,
ठीक है। टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स, तो जब भी आप रेल से यात्रा करते हैं, आप बस से आप यात्रा करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप टर्मिनल में जाते हैं, यानी जो बस अड्डा जो होता है, तो वहाँ पे भी आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। हालांकि वो आपके टिकट के साथ ही शामिल होता है, उसमें अलग से आपको पे नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आप टिकट खरीदते हो तो उसी में उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो वो टैक्स कौन लगाएगा? वो भी सेंटर लगाएगा, राइट। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी में जो टैक्स लगता है उसको राज्य सरकार लगाती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे आपको बेनिफिट हुआ है, तो उसके ऊपर भी टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, ए के पास एक प्लॉट है और बी इस प्लॉट को खरीदना चाहता है। तो जब बी इस प्लॉट को खरीदेगा तो होगा क्या? इसको मान लो 10 लाख रुपए देने, तो 10 लाख रुपए दे देगा। अब ए को क्या करना है? अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो बी के नाम करनी है, राइट। तो इस रजिस्ट्री के चार्जेस मान लो 80,000 समथिंग बैठ रहा है। तो अब बी क्या करेगा? रजिस्ट्री करवाएगा इस ज़मीन की अपने नाम, और ये जो 80,000 है ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, राइट। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मामला है तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मामले में सेंटर कानून बनाएगा, यहाँ पर स्टेट बनाएगा। तो स्टैंप ड्यूटी आपको याद रखना है, स्टेट का मैटर होता है, राइट। टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर ऑन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, तो न्यूज़पेपर के ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे बेचने खरीदने के, और न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसका जो टैक्स होता है, तो वो किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी लिस्ट नंबर 2, यानी स्टेट लिस्ट। तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट के पास होता है, पुलिस स्टेट के पास होती है। इनफैक्ट आपको याद रखना है रेलवे पुलिस भी स्टेट के पास होती है, ठीक है। रेलवे एंड विलेज पुलिस ये भी आपकी स्टेट के पास होती है, राइट। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट स्टेट के पास होती है, राइट। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गया, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने पता ही होगा आपको कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को बनाता है, और उसके बाद स्टेट को ये अधिकार देता है कि वो चाहे तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो अगर आप पंचायती राज को पढ़ें तो पंचायती राज में या म्यूनसिपैलिटीज़ में, लोकल गवर्नमेंट में 2 तरह के लॉज हैं। एक आपके फंडामेंटल लॉज हैं विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द स्टेट, और फिर आपके कुछ ऑप्शनल होते हैं, यानी स्टेट चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल विमेन रिजर्वेशन, तो 33% रिजर्वेशन तो देना ही देना है, लेकिन इससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो दे दिया उत्तराखंड ने। तो ये सब कौन करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना पीरियड कैटास्ट्रॉफी, कोरोना कैटास्ट्रॉफी, तो आपसे पूछेगा भैया पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसके पास है? स्टेट के पास है। हॉस्पिटल किसके पास है? स्टेट के पास है। तो जब भी आप अब ना ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्यों? क्योंकि देखो ये है कि अगर हॉस्पिटल्स जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, हॉस्पिटल्स स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, सो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ हॉस्पिटल्स, उनको देखना है। और ये लॉजिक काफ़ी हद तक सही है, बट आपने समझना ये है कि हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन जो है एंड मैनेजमेंट जो है वो स्टेट के पास होता है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट हाउ दे विल ऑपरेट वो सेंटर के पास होते हैं। तो दे बोथ हैव टू कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू बेटर फैसिलिटीज। ऐसा नहीं है कि स्टेट लिस्ट में लिखा है तो सारी जिम्मेदारी स्टेट की हो जाती है या सारी जिम्मेदारी सेंटर की हो जाती है। देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, राइट, ठीक है। इसके अलावा इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, यहाँ पे शराब के बारे में बात कर रहा है, बियर के बारे में बात कर रहा है, तो इसके ऊपर भी स्टेट का अधिकार है, राइट। उसके प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चर के बारे में, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो शराब होती है उसके प्राइसेस काफ़ी डिफर करते हैं। जैसे दिल्ली में थोड़ा सस्ता है, उत्तराखंड में थोड़ा महंगा है, यूपी में थोड़ा और महंगा है, हरियाणा में थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो ये सब क्यों है? इसलिए क्योंकि दिस इज स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट डिसाइड करेगा इसके ऊपर, राइट। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कानून आया था ब्लैक लॉ जिसको कहा जा रहा है, तो
स्टेट का ये भी आर्गुमेंट था, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, देन हाउ यूनियन कैन मेक अ लॉ ऑन दैट। ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, लिस्ट नंबर 14 में डाला हुआ है, बट हम आगे देखेंगे यूनियन का क्या आर्गुमेंट होता है इसमें, राइट। इसके अलावा वाटर सप्लाईज हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनाल्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये सब आपका स्टेट का सब्जेक्ट है। बैटिंग एंड गैम्बलिंग, तो आपको याद रखना है लॉटरी जो था ये आपका यूनियन सब्जेक्ट था, सेंट्रल सब्जेक्ट था, लेकिन जब हम बात करेंगे बैटिंग और गैम्बलिंग की तो ये आपका स्टेट का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कैसे होगा, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि अगर ऑलरेडी पार्लियामेंट कोई कानून बना चुकी है इसके रिगार्डिंग तो उस कानून को माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे मोटा माटी ये पूछा जाए कि इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ये किसके अंडर आना चाहिए, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये यूनियन के अंडर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसको कंडक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये है आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन ये दी गई है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया तब तो स्टेट डिसाइड कर सकता है कि उसको स्टेट असेंबली के इलेक्शन कैसे करने हैं। लेकिन अगर कानून बना चुका है पार्लियामेंट, देन इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट लॉ विच वॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो आपको ये याद रखना है। मेरी नज़र में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द मेंबर्स एंड द कमिटी, सो एंड सो फोर्थ। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो बिजली का बिल होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए आप देखोगे दिल्ली में केजरीवाल जी बोलते हैं भैया कि आपको फ्री में दे देंगे बिजली, तो वो दे सकते हैं, अपने वाले क्यों नहीं दे सकते, दे सकते होंगे, भगवान जाने, राइट। तो ये क्यों किया जा सकता है, बिकॉज दिस कम्स अंडर स्टेट, और क्योंकि स्टेट के अंडर आता है तो स्टेट इसके ऊपर डिसीजन लेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोर्ट्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन का जो अधिकार है वो भी स्टेट के अंडर आता है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ऊपर जुरिस्डिक्शन कि हाई कोर्ट कहाँ पर बनेगा, राइट, उसको स्टाफ कैसे प्रोवाइड होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो एंड सो फोर्थ। एग्जाम कंडक्ट होता है ना, एक जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, पीसीएस करवाता है उसे, ठीक है। तो पीसीएस दो तरह के एग्जाम करवाता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करवाता है, जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्जाम करवाता है, और भी तरह के करवाता है, लेक्चरर वगैरह के भी करवाता है, ये अलग अलग एक्सपर्टीज में, बट मोटा मोटी ये इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट आ जाती है आपकी। क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पिनल कोड, तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। इसलिए आप देखेंगे आई गेस महाराष्ट्र ने शायद कानून बनाया था चाइल्ड एब्यूज़ को लेकर, और काफ़ी सीरियस कानून बनाया था, तो उनके पास भी ये राइट है, बाकी सेंटर के पास भी ये राइट है, दोनों अपने कानून बना सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, दिस ऑल आर दी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉन्करेंट। मैरिज एंड डाइवोर्स पे कानून बना सकते हैं, एडॉप्शन पे कानून बना सकते हैं, दोनों, यानी सेंटर प्लस आपका स्टेट्स, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बट नॉट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बना पाएंगे, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपका यूनियन प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ये भी आपका कॉन्करेंट का टॉपिक है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, अगेन इट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट, इट ऑल्सो कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ये कॉन्करेंट है, सेंटर मत समझना इसे। वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, अगेन कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आपका सेंटर भी और स्टेट दोनों इसमें कानून बनाते हैं। चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आज की डेट में बात करो तो कोरोना है, तो अगर किसी को हमें रोकना है, किसी व्यक्ति को रोकना है बिकॉज ही इज स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज और कॉन्टेजियस डिजीजेज, तो उसके लिए भी आपका केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बना सकता है, बना भी रहे। तो ये आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन करना है आपने, ठीक है। लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 29, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिस्ट 3 एंट्री नंबर 29,
या आपने अगर लिख दिया अपने आंसर में तो बिल्कुल लाइक एग्जामिनर तो फ्लाइट ही हो जाएगा, राइट। बहुत डीप डिटेल दे रहे हो आप, तो याद कर लेना। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था एंट्री नंबर 33 कि भैया एग्रीकल्चर तो किसका सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है आपका स्टेट का सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है और इसी एंट्री का इस्तेमाल कर रहा है आपका केंद्र, यानी एंट्री लिस्ट नंबर 3 एंट्री नंबर 33। करंट अफेयर्स में भी काफ़ी था ये। तो क्या कहता है ये, द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द कंट्रोल ऑफ सच इंडस्ट्री बाय द यूनियन इज डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कानून बना सकते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, फूड स्टॉक। तो यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है केंद्र कि भैया हम जो है स्टेट लिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम आपकी स्टेट लिस्ट में जो एग्रीकल्चर आपको दे रखा है उसको थोड़ी हम टच कर रहे हैं। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कॉन्करेंट लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में वी आर यूजिंग एंट्री नंबर 33, और एंट्री नंबर 33 में तो दे रखा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पब्लिक इंटरेस्ट वी कैन मेक द लॉ, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। और किस किस चीज़ से रिलेटेड बना सकता है, फूड स्टफ से बना सकता है, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, ठीक है, कैटल फॉडर से बना सकता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर तो है स्टेट का सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप ये वाली एंट्री पढ़ो, एंट्री नंबर 33 पढ़ो, तो इट अलाउज द यूनियन कि वो इससे रिलेटेड भी कानून बना सकता है। इट अलाउज द पार्लियामेंट, और इसलिए उन्होंने बनाया ना, पार्लियामेंट में तो कानून बनाया उन्होंने, राइट। वेट्स एंड मेजर्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे। जो मैंने आपको एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो कवर करना था क्लास 10 का, वो अभी इतना है। वी शैल कंटिन्यू द सीरीज, और अभी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड आई गेस इट विल रीच टू पार्ट 4। तो आगे बढ़ेंगे, इसको आगे करेंगे। बट जो मैंने आपसे लेक्चर की स्टार्टिंग में एक पजल पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। एंड द आंसर इज बी, यानी कि 4 ऑप्शन। तो उसमें आपसे पूछा था कि भैया टोटल नंबर ऑफ आइज कितनी है, राइट। तो इसमें पूछा था आपसे हाउ मेनी आइज वी हैव, सो दैट मीन्स हियर द पर्सन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन इज इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज सपोज। देखो वी का मतलब हुआ ना, तो वी में कौन हुआ, आई एंड यू। तो आई की आई कितनी है, 2, यू की आई कितनी है, 2। तो 2 और 2 जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। याद पढ़ लेना उस क्वेश्चन को फिर से। जिराफ का इतना आई है, बंदर का इतना आई है, तो हमारा कितना आई है, राइट। हाउ मेनी आईज वी हैव, वी का मतलब आई एंड यू। 2 + 2 = 4. So this is it for today. Thank you for watching. Thank you for participating. Take care of yourself. Take very good care of your family. Thank you so much. God bless you.